हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक समान वृत्तीय गति। और एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं जिससे हम लोग उसको मेजर करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल कार्य करते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ना है देख लो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे। देखो एसिलेशन ही है जो एक फैक्टर है जिसके बारे में आपको बात करना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई फैक्टर है नहीं जिसपे आपको खास बात करनी है, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा क्या, जब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो मान लो कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, तो इसमें दो तरह का एसिलेशन काम करेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म वाले केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में ये देख लो, ऐसे हम समझा सकते हैं इस चीज को। रुको, एक समान और असमान वृत्तीय गति में अगर हम समझने की कोशिश करें कि दोनों में अंतर क्या है और किस चीजों को हम लोग को देखना है, तो आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक दो वृत्त है और वृत्तीय गति कर रहे हैं, ट्राजेक्टरी है, दोनों के दोनों ट्राजेक्टरी हैं। ट्राजेक्टरी मतलब होता है कि पाथ, ठीक है ना। इस पाथ पर अगर हम लोग देखेंगे कि कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, तो जब हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक अगर यूनिफॉर्म समान वृत्तीय गति है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या अंतर है भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं उनमें सिर्फ एक ही एसिलेशन होता है जिसको हम लोग रेडियल एसिलेशन या त्रिज्य त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्य त्वरण। यह तो उपस्थित होता है, लेकिन क्या टेंजेंशियल एसिलेशन यानी रेखीय त्वरण यहाँ पे अनुपस्थित होता है। यानी इस पार्टिकल को वो इस डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी कर रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी त्वरण नहीं दे रहा है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह कि यदि कोई पार्टिकल है जो 3 चक्कर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो 3 चक्कर प्रति सेकंड को ही बनाए हुए है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक रेडियल एसिलेशन, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिज्य त्वरण, वो तो रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होना अनिवार्य है। वहां पे जो अभिकेंद्री बल है या अभिकेंद्री त्वरण है, अभिकेंद्री बल होना क्या है, अनिवार्य है। और यदि अभिकेंद्री बल होना अनिवार्य है तो यह भी निश्चित है कि अभिकेंद्री त्वरण होना भी अनिवार्य है। तो ये रेडियल एसिलेशन कुछ और नहीं है, ये वही अभिकेंद्री त्वरण है। अब अगर हम लोग दूसरी बात करेंगे कि इसकी वेलोसिटी, ये जो डिटरमाइन करता है कि वो कितना चक्कर प्रति सेकंड लगाएगा। अगर वो 3 चक्कर प्रति सेकंड की रफ्तार को लगातार बनाए हुए है, इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअसली इसको बनाए रखेगा, ठीक है ना। वो कंटिन्यूअसली 3 चक्कर प्रति सेकंड बनाए रखेगा, वो समय के साथ साथ 4 चक्कर प्रति सेकंड नहीं हो जाएगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो अर्थ है सन वो भी एक क्या करता है, एक तरह से, हालांकि हम लोग सर्कुलर एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन नहीं है, लेकिन एक तरह से वृत्तीय गति में ला सकते हैं। तो वृत्तीय गति अगर करता है ऐसा हम लोग मान ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका जो रेखीय त्वरण है, यानी कि अभिकेंद्री त्वरण जो है, यानी कि सेंट्रीपिटल एसिलेशन जो है वो तो रहेगा। रेडियल एसिलेशन तो प्रेजेंट है, बट टेंजेंशियल एसिलेशन प्रेजेंट नहीं है। मैं इसी की बात कर रहा था कि रेडियल एसिलेशन हो और टेंजेंशियल एसिलेशन ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर वहीं पर आपको कोई ऐसा वृत्तीय गति हो जिसमें रेडियल यानी त्रिज्य त्वरण ये भी उपस्थित हो और रेखीय त्वरण ये भी उपस्थित हो, यानी कि टेंजेंशियल एसिलेशन और रेडियल एसिलेशन दोनों का दोनों उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसका कंप्लीट एसिलेशन की हम लोग बात अगर करें, त्वरण की बात करें, तो त्वरण का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस तरह के देखिए, इसको मैं बोल दे रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप ये समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। क्या, एक समान वृत्तीय गति। और इसको क्या बोलेंगे, असमान वृत्तीय गति। तो देखो एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक समान में एक ही त्वरण है, ठीक है ना। एक समान में सिर्फ एक त्वरण है, दूसरा त्वरण वहां पे नहीं है या दूसरी तरह का त्वरण नहीं है, जिसको हम लोग टेंजेंशियल एसिलेशन बोलते हैं, वो क्या है, वो 0 है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि असमान वृत्तीय गति के बारे में, तो असमान वृत्तीय गति में क्या हो रहा है कि उसके पास रेडियल एसिलेशन है एज वेल एज,
ठीक है ना, टेंजेंशियल एसिलेशन भी है, यानी कि रेडियल एसिलेशन भी है और टेंजेंशियल एसिलेशन भी है, दोनों का दोनों अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि असमान वृत्तीय गति में होगा। वहां पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए 3 चक्कर प्रति सेकंड 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो रहा है तो वो 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से 4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे चला जाएगा, कुछ समय बाद 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे चला जाएगा, कुछ समय बाद 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड पे चला जाएगा, यानी कि क्या है कि यहां पर टेंजेंशियल एसिलेशन प्रेजेंट है, ठीक है ना। अच्छा, कुल मिला के हम लोग अब देखेंगे कि टेंजेंशियल एसिलेशन और रेडियल एसिलेशन दोनों उपस्थित हो तो वहां पे कुल त्वरण का मान कितना है। देखिए रेडियल एसिलेशन का डायरेक्शन हमेशा रेडियस की तरफ होगा या सेंटर की तरफ होगा, सॉरी केंद्र की तरफ होगा, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा वाला यानी टेंजेंशियल एसिलेशन जिसको बोलते हैं वो हमेशा स्पर्श रेखा की तरफ होगा, जिसको हम लोग स्पर्श रेखीय त्वरण भी बोल सकते हैं। तो स्पर्श रेखीय त्वरण का जो दिशा होगा वो हमेशा स्पर्श रेखा की तरफ होगा। तो जो रियल एसिलेशन होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इट शुड बी इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं ये क्या है, ये अगर x है और ये y है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो दो का रिजल्टेंट देखो, त्वरण भी क्या है, एक क्या है, सदिश राशि है। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों को नेट एसिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेडियल एसिलेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एसिलेशन का स्क्वायर, यही तो मिलेगा ना। ये हो गया असमान वृत्तीय गति, यानी असमान वृत्तीय गति में आपको बस इतना ही समझना था कि क्या एसिलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। बाकी आपका ओमेगा की वैल्यू वैसे ही है, सब कुछ सिमिलर है, बस इसमें एक ही चीज है, यानी असमान वृत्तीय गति और एक समान वृत्तीय गति में सिर्फ एक ही बात का अंतर है कि असमान वृत्तीय गति में टेंजेंशियल एसिलेशन यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण उपस्थित होता है, जबकि या स्पर्शी रेखीय त्वरण उपस्थित होता है, जबकि एक समान वृत्तीय गति में स्पर्शीय रेखीय त्वरण उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना, स्पर्शी रेखीय त्वरण उपस्थित नहीं होता है। चलिए हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना होगा कि आयाम और आवृत्ति क्या होती है। देखो इस चीज को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर एक समान वृत्तीय गति की बात करें, एक समान वृत्तीय गति की बात करें तो ऐसे स्थिति में, यानी एक समान वृत्तीय गति मतलब क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर इसके बारे में बात करें तो आप लोग ये समझ लीजिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें आप लोग ये समझिएगा कि इसमें एक और वर्ड आ जाता है आयाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। आवृत्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और तीसरा आवर्तकाल, सॉरी आवर्तकाल को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। बड़ा आसान है इस चीज को समझना, बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको थोड़ा भी समय लगेगा समझने में। तो देखो जब भी कोई पीरियोडिक मोशन, यानी कि जब भी कोई आवर्ती गति होती है, यानी कि जब भी कोई पीरियोडिक मोशन होता है तो वहां पे ये तीन टर्म अपने आप आ जाते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई आवर्ती गति, यानी जब तक हम इसको एक गति के रूप में देख रहे हैं तो हम लोगों को अभी तक क्या मिल रहा था, वेग मिल रहा था, त्वरण मिल रहा था, और क्या बोलते हैं विस्थापन मिल रहा था, उसकी स्थिति अलग अलग हो रही थी। तो हम लोग अब तक अगर उसको सिर्फ गति के रूप में देखेंगे तो ये सारे फैक्टर हम लोगों के सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर इसको हम लोग एक आवर्ती गति के रूप में देखेंगे तो आवर्ती गति का मतलब हो जाता है कि कुछ समय बाद वो अपने चीज को वापस रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आवर्ती गति की हम लोग बात करें तो इस तरह से आयाम एक वर्ड आता है। आयाम होता है जो मैक्सिमम पार्टिकल का वैल्यू होता है उसके सेंटर से, उसके केंद्र से जो अधिकतम दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम। हालांकि देखिए जरा ध्यान से कि अधिकतम जो वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग को वाई पे देखना है कि वाई पर उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स पे हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को किस पे देखना है, वाई पे। तो वाई की अधिकतम मान कितना है, वाई इज इक्वल्स टू, जब भी हम लोग देखेंगे तो वाई का अधिकतम मान कब मिलेगा, जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो y का अलग अलग मान मिल रहा है, भिन्न भिन्न मान मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे है, थोड़ा सा और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया, यहाँ गया, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है हम लोगों को। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी, और फिर इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, डाउन होगी।
ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये इसकी माइनस में जाएगी। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है ना, एम्पलीट्यूड बताता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, अधिकतम केंद्र से अधिकतम दूरी, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा पार्टिकल विस्थापन कर सकता है, कण में सबसे अधिकतम विस्थापन जो होता है उसी को आयाम बोलते हैं। तो आयाम किसके बराबर होगा, किसी भी वृत्तीय गति का जो आयाम होता है वो उसके रेडियस के क्या होगा, बराबर हो, उसके त्रिज्या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर दूसरी बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से पहले हम लोग बात कर देते हैं आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया कि कितने समय में ये पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है, कि कितने समय में ये रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर ले रहा है। तो कितने समय में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, यदि उसका ओमेगा, अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी है और पूरा का पूरा अगर हम लोग सरकमफेरेंस की बात करें, उसके पूरे पूरे परिधि की बात करें, तो परिधि की वैल्यू कितनी रहती है, 2 पाई आर होती है ना, 2 पाई आर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर यानी रेखीय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी रेखीय डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, लीनियर विस्थापन 2 पाई आर हो रहा है। लेकिन अगर हमको कोणीय विस्थापन देखना हो तो पूरे रिवॉल्यूशन में जो कोणीय विस्थापन हुआ है वो तो सिर्फ 2 पाई का हुआ है ना, कोणीय विस्थापन कितना हुआ है, 2 पाई का हुआ है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मुझे माफ करिएगा, मैं इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गलती से इधर निकल जाता हूं। तो यहां देखिए, इट इज लाइक कि कभी कभी क्या होता है ना कि लगातार फ्रीक्वेंसी में बोल रहा होता है तो इंसान थोड़ा सा हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो यहां देखो, तो मैं क्या बोल रहा था तुमसे कि ये रेखीय विस्थापन है, क्या है, ये रेखीय विस्थापन है। यदि हम कोणीय विस्थापन की बात करेंगे यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और मैंने कोणीय वेग की बात कर रखी है कि कोणीय वेग यदि ओमेगा है तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय वेग बराबर क्या मिल जाएगा, कोणीय विस्थापन बटा समय। तो ये कितना मिल गया आपको, t को उधर भेज देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये क्या हो गया, इसका आवर्तकाल आ गया, उसका क्या आ गया, आवर्तकाल आ गया। नहीं, अगर हम लोग को ओमेगा पता हो तो हम लोग आसानी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको आवृत्ति निकालनी होगी तो आवृत्ति क्या होता है, देखो आवृत्ति ये बताता है कि प्रति सेकंड कि कोई चीज कितना बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी रिपीटिशन पर सेकंड को ही हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ हमें ये बताता है कि कोई चीज रिपीट कितने फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, कितने फ्रिक्वेंटली हो रहा है, यानी कितने बार रिपीट हो रहा है, बार बार। जैसे मान लीजिए कि कोई बोल रहा है 1 सेकंड में ही 4 बार बोल दे रहा है राम 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 राम, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, राम बोलने की 4 है। तो फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं है, फ्रीक्वेंसी वर्ड से ही समझ जाइए। जो आवृत्ति होती है वो ये होता है कि प्रति सेकंड वो किसी चीज को कितनी बार रिपीट कर दे रहा है। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा सर्कल है, कोई रिवॉल्यूशन, और आपके ऊपर फैन ही चल रहा है। अब ये फैन 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट कर ले रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, उसकी आवृत्ति बोलेंगे। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रति सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ। तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में, मान लीजिए कि 1 सेकंड में n रिवॉल्यूशन हुआ है, कितना, 1 सेकंड में n रिवॉल्यूशन हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक रिवॉल्यूशन आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, n रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, n उसका क्या हो गया, आवृत्ति हो गई। 1 सेकंड में अगर n रिवॉल्यूशन हो रहा है तो n उसका क्या हो गया, आवृत्ति हो गई। तो यानी प्रति सेकंड कितना हो रहा है, तो बस हम लोग को क्या निकालना है, आवृत्ति का मतलब हो जाता है, आवृत्ति बराबर हो जाता है 1/t, ठीक है ना, 1/t। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये सारे फैक्टर हो गए जो हम लोग असमान और एक समान वृत्तीय गति के बारे में हम लोग को बात करना था, जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में बताया है। ये देखो, इस अब तक जो तुमने पढ़ा है वो सारा का सारा इसी बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका हम लोग वेग निकाल सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण कितने तरह के होते हैं, रेखीय त्वरण कितने तरह के होते हैं, अभी हम लोग आगे चलेंगे। कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण कैसे, अभी हम लोग कोणीय त्वरण को आगे समझने जा रहे हैं। पहले ये चीज तो समझ गया ना कि आवृत्ति क्या है, क्या बोलते हैं, आयाम क्या है और आवर्तकाल क्या है, ठीक है ना। टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज आपने समझ लिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके पहले जो सर्कुलर मोशन कितने तरह का था, ये सब कुछ काफी अच्छे से डिटेल में मैंने बात किया था। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड है, तो मान लेते हैं, बना लेते हैं 10 किलोग्राम का पिंड है, ये मान लो 10 किलोग्राम का पिंड है, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया 10 किलोग्राम का पिंड, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि 1000 चक्कर प्रति मिनट की दर से लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 1000 चक्कर प्रति मिनट। तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये चक्कर लगा रहा है तो यानी कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन सर्कुलर मोशन किस रेट से कर रहा है, तो जरा समझना कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है? 1000 रिवॉल्यूशन कर रहा है या चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, 1 मिनट में अगर 1000 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 60 सेकंड में कितना करेगा? 60 सेकंड में, सिंपल सी बात है, 60 सेकंड में भी 1000 रिवॉल्यूशन ही करेगा, ठीक है ना। अरे भाई 1 मिनट में अगर 1 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 60 सेकंड में भी कितना रिवॉल्यूशन करेगा? 1000 रिवॉल्यूशन करेगा। अगर 60 सेकंड में 1000 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन कितना करेगा? तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 1000 बटा 60, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3, और ये हो गया 50, यानी आपको कितना मिल गया? 50/3। देखो एक बात समझना, 1 सेकंड में 50/3 रिवॉल्यूशन, यानी कि रिपीट, यही तो बता रहे हैं, यही तो फ्रीक्वेंसी था। मैंने आप लोगों को भी कुछ देर पहले ही बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि 1 सेकंड में कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। तो 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन कितनी बार हो रहा है? 50/3। अब हम लोग को निकल गया क्या? फ्रीक्वेंसी, यानी ये क्या आ गया आपका? फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या मिल गया? तो फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया हम लोगों को? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आपका आ गया 50/3, यानी n की वैल्यू हम लोग को मिल गई है, n इज इक्वल्स टू मिल गया 50/3। अच्छा, रिलेशन क्या था? आपको याद होगा मैंने फ्रीक्वेंसी का वो फॉर्मूला दिया था। फ्रीक्वेंसी बराबर कितना था आपका? 1/t, अगर टाइम पीरियड पता हो तो, या फिर तुम लिख सकते हो कितना? ω/2π, ठीक है ना, ω/2π। तो यहां से हम लोग को ये भी पता चल गया कि ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 2πn। तो हम लोग को क्या मिल गया? n की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो ओमेगा की वैल्यू हम लोग को और कितनी मिल गई? अगर सॉल्व करेंगे तो 2 × पाई, और n की वैल्यू कितनी है? 50/3। तो ये कितना मिल गया? 100/3 पाई रेडियन पर सेकेंड। अभी हम लोग को क्या मिल गया है? ओमेगा की वैल्यू। व्हाट वी हैव फाइंड टिल येट, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है रेखीय। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है कि इसका रेखीय वेग क्या होगा। तो देखो रिलेशन याद कर लो कि कुछ चीजों में क्या रिलेशन होता है। अगर हम लोग रेखीय विस्थापन, यानी कि रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन के बीच में रिलेशन देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? याद रख लेना इस चीज को कि S/R या थीटा इंटू आर। थीटा में अगर आर का मल्टीप्लाई, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है याद है आपको? थीटा बराबर होता है S/R। तो उसी तरह से S बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। तो ये रिलेशन होता है, इसको ध्यान से देख लेना। ऐसे ही क्या हो गया? वेग बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर, ठीक है ना। ऐसे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एसिलेशन इंटू आर, हालांकि यहाँ पे टेंजेंशियल एसिलेशन है, ठीक है ना, इंटू आर। तो अब क्या हो गया तुम्हारा? ये रिलेशन होता है किसके किसके बीच में? रेखीय और वृत्तीय गति में, यानी कि रेखीय त्वरण या रेखीय विस्थापन या रेखीय क्या बोलते हैं वेग में, और कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बीच में ये रिलेशन होता है। सीधे सीधे आर से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है। तो मैं ओमेगा दिया हुआ है ना, तुमसे पूछ क्या रहा है? रेखीय वेग बताइए। v इज इक्वल्स टू, v बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100/3 पाई, और r की वैल्यू कितनी है? देखो r यहाँ पे दिया हुआ है 0.40 मीटर व्यास है ना, इसका त्रिज्या नहीं है, व्यास है, डायमीटर है, ठीक है ना। तो रेडियस कितना जाएगा? 0.20, हाफ से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना मिल गया तुम्हारा? 100/3 पाई इंटू 0.2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? फाइंड द वैल्यूज। मैं इसके आगे नहीं करूंगा, इसको आपको ही करना है, दिस व्हाट यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं, अच्छा इसमें क्या एक चीज और पूछ रखा है, अभिकेंद्री त्वरण क्या होगा, ठीक है ना। तो अभिकेंद्री त्वरण के लिए हमको निकालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोगों का बेनिफिट हो गया। तो यहाँ देखो क्या है कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0.2 से 100 का, तो यहाँ पे क्या आ गया? 20/3 इंटू पाई, या फिर लिख सकते हो पाई की वैल्यू 3.14। तो कितना आ गया तुम्हारा? 20 इंटू 3.14/3, ठीक है ना। अगर इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो कुल मिलाकर के हम लोग को मिल कितना रहा है? ये दिख रहा है ना साफ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। अब देखो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 3 कितना आ गया आपका? 60, ऑलमोस्ट 60 हो गया, और 0.40 को 2 टाइम्स करेंगे तो 0.28 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका? 60.28/3, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते 3 से, तो कितना मिल गया?
3 2 6 0 पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा इसको करेंगे तो 3 9 27 होता है ना। ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हो 20.9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपका वेलोसिटी निकल गया। अब लास्ट तुमसे पूछ रहा है कि अभिकेंद्रित त्वरण क्या होगा। तो अभिकेंद्रित त्वरण के लिए आप लोगों को बताया था कि याद होगा मैंने बोला था कि ए बराबर क्या होता है v²/r, यही निकाले थे ना हम लोग, v²/r निकाले थे। कल का फॉर्मूला देखिए, ये सारा का सारा न्यूमेरिकल उसी पे बेस्ड है। तो कल का लेक्चर अगर जो लोग नहीं करेंगे वो उनको समझ में नहीं आएगा ये चीज। तो यहाँ क्या हो गया a बराबर v²/r। तो यहां से v की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 20.9 का होल स्क्वायर एंड बाई r की वैल्यू कितनी है 0.20, ठीक है ना, या 0.2। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहां तक तो मैं यहां पे तो मैंने कर भी दिया, आपका हेल्प भी कर दिया 20.9 तक लाने में। अब इसको सॉल्व मैं करने नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। देखो फिर से मैं एक बार समझा दूं कि 1 मिनट में 1000 रिवॉल्यूशन है, तो 60 सेकंड में भी 1000 रिवॉल्यूशन हो गया। तो इस हिसाब से 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो गया 50/3 रिवॉल्यूशन हो गया। अच्छा 1 सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है यही तो बताता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया 50/3, यानी आवृत्ति बराबर कितना हो गया 50/3। और आवृत्ति का मैंने अभी भी रिलेशन आपको दिया है that n is equals to 1/t that is equals to ω/2π, यानी ω/2π हम लोग को निकालना है। तो ω/2π की वैल्यू रख देंगे। ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा 2πn। यहां से ω2π इधर गया तो कितना मिल जाएगा हमको ओमेगा बराबर 2πn। अब 2πn की वैल्यू रख दो, वैल्यू कितना मिल गया 100π/3। ये क्या आ गया आपका ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब आपको मैंने बोला है कि रिलेशन क्या होता है रेखीय, और उसमें रिलेशन जो आपका होता है वो क्या हो जाएगा s = थीटा। सब में r का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं करना है। अगर r का मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया तुम्हारा कि इसी वाले में आपका ओमेगा की जो वैल्यू आई थी इसमें मैंने क्या कर दिया है r का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 0.2। 0.2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ऑलमोस्ट कितना मिल रहा है 20.9 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगर आपको सॉल्व करना है क्या बोलते हैं अभिकेंद्रित त्वरण की बात, तो अभिकेंद्रित त्वरण का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, दैट इज a = v²/r। तो अब इस फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना है, v की वैल्यू रख दीजिए 20.9 का होल स्क्वायर और r की वैल्यू 0.2 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी दीवार की घड़ी घंटे वाली और मिनट वाली सुइयों की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, दोनों सुइयों के सिरों की रेखीय वेगों का बता। तो देखो रेखीय वेग निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि 1 घंटे में 1 आवर में कितना रिवॉल्यूशन होता है, 1 रिवॉल्यूशन। अगर हम लोग घंटे की सुई की बात करें, किसकी सुई की बात कर रहे हैं, घंटे की सुई, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को पता है कि 1 घंटे में कितना रिवॉल्यूशन रहता है 1 रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया 60 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होगा, अरे भैया 60 मिनट वही ना हुआ 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हो गया 1/60, कितना हो गया 1/60। तो 1 सेकंड में कितना हो गया, 1 सेकंड में हो गया 1/60 × 60 दैट इज इक्वल टू 1/3600, ठीक है ना। ये हम लोग को क्या मिल गया 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इतना रिवॉल्यूशन हो रहा है 1 सेकंड में 1/3600। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग को ये क्या मिल गया 1 सेकंड में जो भी मिला है, मैंने बोला है कि 1 सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है वही तो फ्रीक्वेंसी है ना भाई। तो तुम्हें क्या मिल गया n की वैल्यू मिल गई। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है। तो 2π की वैल्यू रख दो और इंटू n की वैल्यू कितनी है 1/3600, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा 2π/3600। छोड़ दो इसको ऐसे ही, छोड़ दो इसको ऐसे ही। अभी तुम्हें क्या करना है, तुमसे बोल रहा है कि इसका रेखीय वेग बताइए ना। तो अच्छा बोल रहा है कि जो घंटे की सुई है ना उसका जो वो है लंबाई है, लेंथ है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। कितना है 4 सेंटीमीटर। तो कितना मीटर हो गया, कितना मीटर हो गया 4/100 0.4 सेंटीमीटर। तो इसका क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग को v की वैल्यू निकालना है तो v बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा × r। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2π/3600 इंटू कितना आ गया 4/100 लिख दो या 0.04 लिख दो, बात एक ही है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर देख लीजिए 2 × 3.14/3600 और इंटू 0.04, ठीक है ना। वैल्यू निकाल लो, खुश हो जाओ,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा घड़ी के सुई का, ठीक है ना, ये किसका हो गया, घड़ी के सुई का हो गया। अगर हम लोग सेकंड उसकी बात करेंगे, मिनट की सुई का, तो आप फिर से देखो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो गया, 1/60 रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। 1/6, 1 सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है वही उसका फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से ओमेगा बराबर क्या निकाल लोगे, 2 पाई एन, तो 2 इंटू पाई इंटू एन की वैल्यू क्या है 1/60, तो यहां से क्या मिल गया 2 पाई बाई 60 हो गया ओमेगा की वैल्यू। अब तुम्हें v की वैल्यू निकालना है तो दैट इज ओमेगा इंटू आर, तो ये यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 0.06, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, इसको क्या पहले कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। देखो मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, कारण क्या है, तुम लोग फिर क्या बोलते हैं नॉर्मल मोड में पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है ना, लेकिन मेरे लिए तुमको फास्ट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत तेज बोलता हूं, ठीक है। तो ये तुम लोग का बेनिफिट है, बेनिफिट क्या है कि टाइम का बर्बाद नहीं होना है ना, वैसे झूठ में क्यों ही टाइम बर्बाद करना है, इस क्वेश्चन में क्या ही दम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपका कि मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा इंटू आर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है अभी हम लोगों ने निकाला है 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू मैंने रख दिया अपॉन 30, और इंटू आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू क्या है 0.06, सॉरी 0.06, ठीक है ना, 0.06 आपका क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू निकाल लो और खुश हो जाओ। करना क्या है, इसका निकल गया तुम्हारा रेखी वेग, इसका भी निकल गया रेखी वेग, निकल गया ना। अब आपको यहाँ कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें जरा अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है गाड़ी के एक पहिए का व्यास 1 मीटर है, गाड़ी 2 चक्कर पर सेकंड से प्रारंभिक वेग से शुरू हुई थी, 3 चक्कर प्रति सेकंड के स्क्वायर से एक समान कोणीय त्वरण से चलना शुरू प्रारंभ करती है, 10 सेकंड बाद उसके क्या हालात होते हैं। तो देखो यहां पर क्या करना है ना, तुम लोग को याद है जो रेखीय जब गति होती है तो उसके लिए इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो 3 मोशन होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड, v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस at, यही तो होता है। तो तुम्हें यहां पे v की जगह पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा बोल दो, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को, प्रारंभिक वेग को क्या बोल दोगे ओमेगा नॉट, प्लस a की जगह पे क्या लिख दोगे अल्फा, और t की जगह पे क्या लिख दोगे, t की जगह पे t रहेगा भाई, रेखी हो या कोड़ी हो, t की जगह पे थोड़ा बदल जाएगा, कोड़ी समय थोड़े होता है कुछ। चलो तो यहां से क्या मिल गया हम लोगों को, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, भाई साहब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो h बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है, क्लास 9 से पढ़ा हुआ है ये सब, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया कि h इज इक्वल टू, यहाँ पे h की जगह पे हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हाइट निकालने के बजाय, या सॉरी मैं h लिखा हूं, माफ करना, ये h नहीं, ये क्या है s है, s बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये क्या है भाई, रेखीय विस्थापन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोणीय विस्थापन हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब यहां में बहुत सारे लोग बैठ करके रोने लगेंगे, सर थीटा की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, थीटा की वैल्यू होती है 0, फिर 90, फिर 270, फिर 360, और फिर वहीं से शुरू जाता है 90, फिर वहीं बार बार आ जाता है। तो इस तरह सर आप कैसे निकाल देंगे, तो देखो एक बात समझो, एक वैल्यू हो गई जो इन पूरी तरह से वैल्यू है, अब उसको तुम डिसॉल्व कर लो ना, अगर तुम्हारा 720 आ गया तो तुम डिसॉल्व कर लो उसको, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर दो 2 पाई से, देख लो कितना आता है, रिमाइंडर जो बच रहा है वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। तो इसके लिए बैठ करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा नॉट टी हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, याद है, वो क्या था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे v की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह अल्फा, एस की जगह पे थीटा। और फिर कहोगे सर कैसे अल्फा थीटा, ऐसे कैसे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसॉल्व करना अलग बात है, वैल्यू रखते जाओ वो अलग चीज है, ठीक है ना। अभी हम लोग करके दिखाते हैं। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया जिसको आप लोगों को जानना था, ठीक है ना। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लीजिए, देख लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। अच्छा अगला हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने आ रहे हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, सॉरी
देखो सॉरी। देखो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोगों के लिए छोटा हो गया, पर ठीक है। मैं बता रहा हूं तुम्हें कि यहाँ पे क्या है कि डायमीटर की जो बात कर रहा है, बोल रहा है डायमीटर जो है व्यास की जिसकी बात करते हैं हम लोग, तो जो व्यास है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, व्यास का जो मान है वो अब बोल रहा है 1 मीटर है, ठीक है ना। तो त्रिज्या कितनी हो गई 0.5 मीटर, रेडियस कितना आ गया 0.5 मीटर। अब बोल रहा है कि जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, यानी ओमेगा नॉट की वैल्यू बता रखा है 2 चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आप बोल सकते हैं। तो ओमेगा नॉट बराबर क्या है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, पर सेकंड। हाँ बिल्कुल, ये भी वेलोसिटी में लिख सकते हो, चाहो तो तुम पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जब रिवॉल्यूशन में कर देता है तो पर रिवॉल्यूशन अगर कर रहा है तो वहां पे पाई वाई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ थीटा के फॉर्म में दे रखा है तो वहां पाई का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह तुम पाई का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, चक्कर में दे रहा है तो सीधे सीधे ओमेगा नॉट की वैल्यू रख दो। ओमेगा नॉट बराबर क्या हो गया 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या रखा है, अच्छा ओमेगा पूछ रहा है कि ओमेगा क्या होगा, और इसके साथ साथ बता रखा है त्वरण के बारे में बता रखा है। तो त्वरण बराबर कितना है, अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा बराबर बता रखा है 3 चक्कर प्रति सेकंड है, 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू भी हम लोग को मिली हुई है। अब बोल रहा है कि 10 सेकंड बाद t इज इक्वल टू 10 सेकंड बोल रहा है। क्या क्या निकालना है हम लोग को निकालना है पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले तुम लोग को निकालना है कि पहिया कितना दूर चला, तो हम लोग को ये निकालना है कितना रिवॉल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन ये हम लोग निकाल लेंगे कितना चक्कर हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ बोल रहा है कि पहिए का कोणीय रेखीय वेग बताइए और इस क्षण में परिधि पे स्थित कण का स्पर्श रेखीय त्वरण बताइए। तो यानी क्या बता रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है तुमसे कि कितना डिस्टेंस चला है, डिस्प्लेसमेंट यानी रेखीय जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया है, और रेखीय वेग बता दीजिए यानी रेखीय वेग कितना है, और स्पर्शीय रेखीय यानी टेंजेंशियल एसिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टेंजेंशियल एसिलेशन पूछा है। तो पहले तो तुम लोग सिंपली इसको निकाल सकते हो। यहाँ पूछना क्या है, सबसे पहले तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, टी बराबर कितना दे रखा है भाई 10 सेकेंड, चलो ठीक है, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 10 सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दिया तुमने, इसको 50 से डिवाइड कर दिया, हो गया। यहाँ क्या हो गया, सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना मिल गया हम लोग को 20 प्लस कितना मिल गया 50 इंटू 3 कितना आ गया जी 150 ना, 150 यानी टोटल रिवॉल्यूशन कितना हो गया 170 रिवॉल्यूशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो गया 170, क्या आ गया आपका रिवॉल्यूशन आ गया, 170 क्या आ गया भाई रिवॉल्यूशन आ गया। अब 170 रिवॉल्यूशन में कितना कितना क्या हुआ है, दूरी चला, पहिया कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा, एक रिवॉल्यूशन में भैया एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक चक्कर में डिस्टेंस कर रहा है 2 पाई, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, व्यास दिया है 1 मीटर, आर की वैल्यू 0.5 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया भाई 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे ही हो गया, ये आ गया आपका पाई। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पाई, तो इतना चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो जाएगा कि 170 चक्कर में, एक चक्कर में अगर पाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो 170 चक्कर में 170 इंटू पाई यानी 170 पाई आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, इतना मीटर लिख सकते हो सीधा सीधा। अभी तुमसे पूछ रहा है कि पहिए का रेखीय वेग क्या होगा, पहिए का रेखीय वेग क्या होगा, तो पहले रेखीय वेग से पहले निकाल लें हम लोग कोणीय वेग क्या होगा। तो कोणीय वेग की वैल्यू क्या है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 2 है,
ठीक है ना, प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 2 प्लस 32 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कितना हो रहा है 32 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये इसका क्या है कोणीय वेग है, क्या है कोणीय वेग। रेखीय वेग निकालना है आपको, क्या कर देना है, तो रेखीय वेग अगर आपको निकालना है तो v बराबर याद है आपको क्या करना होता था ओमेगा इंटू आर, ये तो करते थे। तो यहां पे भी वही करना है, ओमेगा इंटू आर कर देंगे। यहां पे भी क्या हम लोग को करना है यहाँ पे, तो यहां देखो क्या करना है कि बस कुल मिलाकर के हम लोग अगर देखें तो हम लोग को क्या मिला है ओमेगा इंटू आर निकाल देना है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा बराबर कितना आया था हम लोग का 170 आया था ना, सॉरी नहीं, ओमेगा की वैल्यू कहाँ आई है 32, ओमेगा की वैल्यू कहाँ आई है भाई, हाँ देखो यहाँ पे आया हुआ है, मैं कहाँ घूम रहा हूं। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोग को 32 मिली है। देखो ये 32 रिवॉल्यूशन है ना, क्या है 32 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना पाई 2 पाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा पूरा पूरा 32 इंटू 2 पाई, तभी तो हम लोग ओमेगा को सही रूप में व्यक्त कर दिए 32 इंटू 2 पाई और इंटू, अब हम लोग रिवॉल्यूशन नहीं रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब तक हम लोग अगर वेलोसिटी निकालना है ना तो हम लोग क्या करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 पाई से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रख लो कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को रेडियन पर सेकेंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या कर देंगे 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा रेडियन पर सेकेंड। और रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं उसको रेखी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या मिल गया हम लोग को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और r की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ r इज 0.5, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकाल लो भाई, इतना मैं ये 32 इंटू 2 पाई इंटू 0.5 है, यहां तक मैं कर दिया हूं, इसके आगे तुमको करना है, ठीक है ना। अब हर एकदम से पूरा पूरा चाहिए खीर, ठीक है ना, तो ठीक है मैं तुम्हें अवेलेबल करा दे रहा हूँ, दूध अवेलेबल करा दे रहा हूँ, चावल अवेलेबल करा दे रहा हूँ, दे दिया हूँ गैस भी बनाने को। अब इसके बाद अगर तुम ना कर पाओ तो तुम यार काम चोर हो, ठीक है ना, और फिर तुम्हारा उद्धार कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा उद्धार फिर जो है वो भगवान ब्रह्मा ही कर सकते हैं। आगे देखो, अगर हम देखेंगे यहां से मिल गया हम लोग को वेलोसिटी की वैल्यू, ये निकल गया। हम लोग को दूसरा तीसरा क्या चीज निकालना था, तीसरा निकालना था इस क्षण पे स्पर्श रेखी त्वरण। भाई साहब देखो, स्पर्श रेखी त्वरण का ही डायरेक्ट रिश्ता किससे होता है, स्पर्श रेखी त्वरण का ही रिश्ता होता है एंगुलर एक्सीलरेशन से। तो एंगुलर एक्सीलरेशन मैंने पहले ही बताया है कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन है जिसको अल्फा बोल रहे हो, अल्फा का रिश्ता कैसे निकाले थे याद है, अभी इसके पहले वाले में मैंने बोला था कि लीनियर एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू क्या था आर, लेकिन मैंने बोला था कि टेंजेंशियल ही होता है। तो यहाँ पे स्पर्शी वही पूछ ही रहा है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कर दोगे, अगर तुमको ए की वैल्यू निकालना है तो अल्फा तो पता है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, उसको भी किस में कन्वर्ट कर दोगे, चक्कर है ना, उसको रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद तुमको क्या करना है 3 चक्कर प्रति सेकंड स्क्वायर से, तो 3 इंटू 2 पाई, अब इंटू आर की वैल्यू कर दो, आर कितना है 0.5। भाई साहब आप यहां से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, ये आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये आप वैल्यू निकाल लीजिए, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आई होप कि सब कुछ बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे वो इस पे बात करेंगे कि किस तरह से जो सड़क वगैरह का मोड़ होता है उसकी ढलाई कैसे होती है, किस तरह से ढलान बनाया जाता है ताकि फिसलन कम हो, और क्या होता है अभिकेंद्री बल का कार्य। वो हल्का सा वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, उसको बना करके आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।